Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, हमने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज हम न्यू चैप्टर्स को करेंगे जो है मेरी रूस यात्रा, लेसन नंबर 11। ये एक कहानी है रविंद्रनाथ ठाकुर की। उन्होंने इसमें एक शिक्षा पद्धति के विषय में बातचीत की है कि कैसे हमारा जो भारत है रूस के मुकाबले शिक्षा पद्धति में कितना पीछे है और रूस ने कितना कुछ किया है इसको बढ़ाने के लिए। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। रूस घूम आया, इतने में तुम्हारी चिट्ठी मिली। रूस गया था वहाँ की शिक्षा पद्धति देखने, देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। 8 ही वर्षों में शिक्षा के कारण वहाँ के लोगों के मन का चेहरा बदल गया है। जो मूक थे उन्हें भाषा मिल गई है, जो मूढ़ थे उनके मन से पर्दा हट गया है, जो दुर्बल थे उनमें आत्मशक्ति जागृत हो गई है, जो अपमान के नीचे दबे हुए थे आज के समाज की अंधेरी कोठरी से निकलकर सबके साथ समान आसन के अधिकारी हो गए हैं। इतने अधिक आदमियों में इतनी तेजी से ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, इस बात की कल्पना करना कठिन है। जमाने से सूखी पड़ी हुई नदी में शिक्षा की बाढ़ आई है, देखकर मन पुलकित हो गया। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि वो रूस गया था और उसने 8 सालों में रूस ने 8 सालों में कितना अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया है, उससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसको बड़ी हैरानी हुई कि इतना कुछ कैसे बदल सकता है। देश भर में सर्वत्र जागृति की लहर है। ये लोग 3 चीज़ों को लेकर व्यस्त हैं, शिक्षा, कृषि और यंत्र। इन 3 रास्तों से संपूर्ण जातियों को हृदय, अन्न और कर्म शक्ति संपूर्णता देने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश की तरह यहाँ के लोग भी कृषि जीवी हैं, परंतु हमारे यहाँ की कृषि एक ओर से मूढ़ है और दूसरी ओर असमर्थ, शिक्षा और शक्ति दोनों से वंचित। वो बता रहे हैं कि देश भर में चारों तरफ जागृति की लहर है और सभी लोग शिक्षा को लेकर, कृषि को लेकर, यंत्र को लेकर सभी में एक व्यस्त टाइप का उनका जीवन हो गया है। इन तीनों चीज़ों में ही सभी लोग लगे रहते हैं। हमारे देश में ना शिक्षा है और ना शक्ति, कुछ भी नहीं है। हमारे देश में किसी समय गोवर्धनधारी कृष्ण थे, कृषि के देवता। उनके भाई थे बलराम हलधर। वह हल मनुष्य के यंत्र बल का प्रतिनिधि है। यंत्र ने कृषि को बल दिया है। आज हमारी कृषि में बलराम के दर्शन नहीं होते, वे लज्जित हैं। जिस देश में उनके अस्त्र में तेज है वे वहीं चले गए हैं। रूस की कृषि ने बलराम को बुलाया है। उनके हल्के स्पर्श से अहल्या भूमि में प्राणों का संचार हो गया है। तो वो बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान थे और उनके भाई जो बलराम थे, उन दोनों का जो हमारा कार्य करने का तरीका है, हमारे कृषि के तरीका उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो हमारे यहाँ से चले गए हैं। क्योंकि जो अच्छी तरह से कृषि करते हैं, जिनके अंदर लगाव है, वो बलराम वहाँ चले गए हैं। सन 1916 में रूस में जो क्रांति हुई थी, उसके पहले इस देश के किसानों ने आधुनिक यंत्र को देखा भी नहीं था। वे तब भारतीय किसानों की तरह एकदम कमज़ोर और दुर्बल थे, भूखे थे, निसहाय थे, मूक थे। आज देखते देखते इनके यहाँ खेतों में हजारों की संख्या में यंत्र काम कर रहे हैं। पहले ये लोग गरीब बेचारे थे, आज ये बलराम हैं। इसमें बताया है कि पहले जो रूस के लोग थे वो बहुत गरीब थे और उन्होंने अपनी जो कृषि में इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया है, उन्होंने इतना लगाव दिखाया है कि बलराम, अब वो बलराम बन गए हैं। जैसे बलराम पहले काम करते थे कृषि में, ऐसे अब वो हजारों की संख्या में ही उनके आगे यंत्र काम कर रहे हैं। इन सब के पीछे यहाँ की शिक्षा पद्धति है। यहाँ शिक्षा पद्धति सजीव है। शिक्षा को जीवन के साथ जोड़कर रखा जाता है। शिक्षा को जीवन से अलग कर देने पर वह भंडार की चीज़ बनी रहती है, खाकर पेट भरने की चीज़ नहीं बनती। कि वहाँ पर क्या है, जो उनकी एजुकेशन है, उनकी शिक्षा पद्धति है, वो सबसे उत्तम मानी गई है।
कि वो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भारत में या फिर कहीं और कि जो हम पढ़ते हैं बस वो एक जस्ट पेपर देने के लिए हो रहा है। वहाँ पर क्या है, वो अपने माइंड में सेट करते हैं हर एक चीज़ को जो कभी निकले ही ना। यहाँ आकर देखा कि इन लोगों ने शिक्षा में प्राण भर दिए हैं। इन्होंने घर गृहस्थी की सीमा से स्कूल की सीमा को अलग नहीं रखा है। ये जो कुछ सीखते सिखाते हैं वह पास करने या पंडित बनाने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य बनाने के लिए ही सिखाते हैं। हमारे देश में विद्यालय है लेकिन पुस्तकों की पंक्तियों का ऐसा बोझ लाद दिया जाता है कि फिर हमें मन को ठीक रास्ते पर चलाने की शक्ति ही नहीं रहती। मैंने कितनी बार अपने यहाँ के छात्रों से बात करने की कोशिश की है पर देखा उनके मन में किसी तरह का जिज्ञासु भाव नहीं है। उन्होंने जानना सीखा ही नहीं, वे सीखी सिखाई हुई विद्या को दोहराकर परीक्षा में अंक इकट्ठे करने में लग जाते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो भारत के लोग हैं वो एक नंबर लाने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए ही पढ़ते हैं। उनके मन में कोई किसी चीज़ को लेकर इच्छा नहीं है कि हम कुछ नया सीखें, अपनी लाइफ में कुछ हमें नया सीखने को मिले। किसी में किसी तरह का भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जिज्ञासु नहीं है। बस वो एक जैसे बोलते हैं कि बुकिश नॉलेज ही रखते हैं बस। रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के परीक्षण हो रहे हैं, उनके बारे में बाद में लिखूंगा। शिक्षा विधि के संबंध में रिपोर्टों और पुस्तकों से जाना जा सकता है, लेकिन शिक्षा का चेहरा मनुष्य के भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पायनियर्स कम्यून के नाम से आश्रम स्थापित किए गए हैं। उन्हीं में से एक को देखने गया था। वहाँ प्रवेश करते ही देखा मेरे स्वागत के लिए दोनों और बालक बालिकाएं कतार में खड़े थे। वे मेरे चारों ओर ऐसे सटकर बैठ गए जैसे मैं उनका कोई अपना हूँ। वे सभी अनाथ थे, लेकिन उनके मुंह की ओर निहार कर देखा तो मालूम हुआ उनके चेहरे अनादर और असम्मान के कोहरे से ढके हुए नहीं थे। उनमें न संकोच था न जड़ता। मालूम हुआ मानो सभी के हृदय में एक प्रकार का प्रण है, सामने एक कार्यक्षेत्र है जिसके लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे किसी प्रश्न पर एक लड़के ने बताया, हम चाहते हैं देश में सभी आदमियों का समान स्वतव हो। स्वतव क्या होता है? एक सभी को एक समान मानने वाला। हम लोग इस विद्यालय में उसी नीति पर चलते हैं। एक लड़की ने कहा, हम अपने को समय चलाती हैं, हम सब मिलकर सलाह करके काम करती हैं। जो सबके लिए अच्छा है वही हमारे लिए ठीक है। इसमें क्या बताया है कि जब मैं वहाँ पर घूमने गया तो वहाँ पर मेरा जो स्वागत किया एक लड़के और लड़कियाँ ने किया, लड़के लड़कियाँ खड़े हुए थे। तो उनका मोटिव ये था कि हम सभी को एक इज्जत दें, हम सभी को एक समान समझें। उन्होंने उनको बड़ा आदर किया। एक दूसरे लड़के ने कहा, हम गलती कर सकते हैं, हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर छोटे बच्चे हमसे सलाह लेते हैं, पर हमें सलाह की ज़रूरत हो तो हम अपने शिक्षकों के पास जाते हैं। इन सब से समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। मैंने उनसे पूछा, कोई अपराध करे तो उसके लिए क्या विधान है? उन्होंने क्या बताया कि हम आपस में ही एक दूसरे से बात करते हैं। अगर किसी की गलती हो तो हम एक दूसरे को ही पनिशमेंट भी देते हैं और हम आपस में एक दूसरे से सलाह भी करते हैं। एक बच्ची ने बताया, हमारे यहाँ किसी तरह का शासन नहीं है क्योंकि हम अपनी सज़ा आप ही लिया करते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं। किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही एक सज़ा है। इससे बढ़कर और क्या सज़ा होगी? वह भी दुखित होता है, हम भी दुखित होते हैं, बस झगड़ा तय हुआ। उन्होंने बताया कि हम किसी शारीरिक तरह का सज़ा नहीं देते, हम आपस में ही बातचीत करते हैं और एक दूसरे को अगर हमने बोल दिया कि तुम अपराधी हो तो यही उसके लिए एक सज़ा हो जाती है। मेरे यह पूछने पर कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उन्होंने कहा, अन्य देश के लोग अपने काम के लिए धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम सबका हित चाहते हैं। हम गाँव वालों को समझाते हैं कि देश के हालात कैसे हैं। इसके लिए पहले हमें स्वयं देश के हालात जानना समझना होता है। वो कह रहे हैं कि हमें धन की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है कि देश वालों को बताना है, जो गांव वाले हैं उनको समझाना है कि हमारे देश के हालात ऐसे चल रहे हैं और उससे पहले हमें खुद को ही पता लगाना होता है कि हमारे देश के हालात किस तरह के हैं। अगर हमें पता होगा तभी हम दूसरों को बताएंगे। तो पहले हमें उसकी जानकारी हमें खुद लेनी पड़ती है, उसके बाद हम गाँव वालों को समझाते हैं।
मैंने इन बच्चों का दैनिक कार्यक्रम देखा। वे सवेरे 7 बजे उठते, इसके बाद 15 मिनट व्यायाम करते, फिर नित्य क्रिया और कलेवा। कलेवा क्या होता है? जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम नाश्ता करते हैं सुबह का। 8 बजे कक्षा लगती, 1 बजे थोड़ी देर के लिए खाने और विश्राम करने की छुट्टी होती, 3 बजे तक कक्षा होती रहती। सीखने के विषय हैं इतिहास, भूगोल, गणित, प्राथमिक प्रकृति विज्ञान, प्राथमिक रसायन विज्ञान, प्राथमिक जीव विज्ञान, यंत्र विज्ञान, राष्ट्र विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, हाथ की कारीगरी, बढ़ई का काम, जिल्द साजी का काम, नए ढंग की खेती आदि। रविवार नहीं है, हर 5वें दिन छुट्टी रहती। 3 बजे के बाद खास दिन की कार्यसूची के अनुसार बच्चे कारखाने, अस्पताल, गांव आदि देखने जाया करते। देहातों में भ्रमण कराने की व्यवस्था की जाती। रात का कार्यक्रम में कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, तर्क करना, साहित्यिक और वैज्ञानिक सभाएं करना आदि। छुट्टी के दिन बच्चे अपने कपड़े धोते हैं, घर और आसपास की सफाई करते हैं आदि। विद्यालय में भर्ती होने की उम्र है 7-8 साल और विद्यालय छोड़ने की उम्र है 16 वर्ष। इनका अध्ययन काल हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों से पोला नहीं किया गया है, इसलिए थोड़े ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्लास वाइज डिवीज़न हो रखी है कि कितने साल में तुमने सब कुछ कवर करना है, बट वहाँ पर क्या है, एक अलग तरीके की ही स्टडी की जाती है। कोई ये नहीं है कि इतने साल में ही तुम ये वाली क्लास करोगे। वो अपना एक उनका शेड्यूल है कि उन्हें दिन भर क्या क्या करना है और कितना कितना करना है। यहाँ की शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वे बच्चे उसकी तस्वीर बनाते हैं। इसके पाठ का विषय मन पर चित्रित हो जाता है। इससे पाठ का विषय मन पर चित्रित हो जाता है, चित्रांकन में हाथ सज जाता है और पढ़ने के साथ साथ रूप चित्रण का भी आनंद मिल जाता है। उनकी वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की स्टडी है, उसकी सबसे विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वहाँ की, कि वो जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसके साथ उसकी फ़ोटो बनानी है, एक पिक्चर बनानी है, जिससे कि उनको समझ आ जाए। क्योंकि अगर पिक्चर हमारे सामने है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसकी अच्छे से उसको विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं, और वो हमारी जो पिक्चर है मन में बैठ जाती है और हम लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी चित्रांकन है, मीन्स हमारी जो ड्राइंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और हम उसका पढ़ने का भी आनंद साथ साथ ले सकते हैं। मुझे याद है अपने कुएं के लिए मैंने अमेरिका से एक वायुचल चक्र यंत्र मंगाया था, जिससे कुएं के गहरे तल से पानी उड़ आता था। परंतु जब देखा कि लड़कों के मन में जरा भी कौतूहल नहीं है, कौतूहल मतलब एक इंटरेस्ट बोलते थे, जैसे कि उसमें कोई भी कौतूहल नहीं है, जो बहुत दुख हुआ। हमारे यहाँ भी तो बिजली के कारखाने हैं, कितने लड़के जाते हैं वहाँ उत्सुकता मिटाने। बुद्धि की जड़ता जहाँ है वही कौतूहल दुर्बल है। मतलब जहाँ पे हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वहीं हमारी जो बुद्धि है वो अच्छे से काम करेगी। नहीं तो हम रट्टा लगा के सारा कुछ हम याद कर ही लेते हैं, अच्छे हम अंक प्राप्त कर ही लेते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए हमें जो भी हम चीज़ को याद कर रहे हैं उसको या तो हम उसके चित्र बनाकर याद रखें, या फिर उसको हमेशा के लिए अगर हमें याद रखना है तो हम उसको माइंड में उसको सेट करके रखना पड़ेगा, समझ के हमें उसको याद करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था तुम्हारा लेसन। इसकी बैक एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।